हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद की। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जरा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने बेसिकली जाना कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है, व्हाट इज नेशन। उसके बाद हमने राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस को जाना कि राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने जाना कि राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है वो क्या है और इसे कैसे डेवलप किया जाता है। इसके बाद आपने जाना, जो कि आपके चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ। भारत में राष्ट्रवाद को लेकर कौन आया। राष्ट्रवाद के प्रतीक की हमने बात की। हमने बात की कि महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए जो प्रारंभिक आंदोलन और उनके एक सबसे बड़े आंदोलन असहयोग आंदोलन की हम लोगों ने बात की। इसी के साथ खिलाफत आंदोलन की भी बात की गई थी। अगर ओवरऑल तौर पे देखा जाए तो एक स्टोरी वाइज आपने समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के बीच में, भारत के लोगों के मनों में राष्ट्रवाद को जन्म देने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम डिटेलिंग से एक एक टॉपिक वाइज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी की जो राष्ट्रवाद की भूमिका थी भारत में लेकर आने की वो रही। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने शुरुआती दौर में कौन कौन से ऐसे आंदोलन किए थे। तो आपको जैसा कि बताया गया कि 1917 में उनका जो पहला आंदोलन था, कौन सा आंदोलन, 1970 में पहला जो उनका आंदोलन था उसे हमने क्या कहा था, चंपारण आंदोलन कहा था। ओके, बेसिकली ये क्या था, एक इंडिगो प्रोटेस्ट था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1918 में ही, ध्यान रखिएगा, एक खेड़ा आंदोलन उन्होंने किया था। क्या किया था, खेड़ा आंदोलन। इस आंदोलन से भी कह सकते हो उन्हें काफी ज्यादा फेम मिला। इन्हें हम लोग खेड़ा सत्याग्रह भी कहते हैं, चंपारण भी कहते हैं। इसके बाद इसी साल 1918 के अंत में, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद एक आंदोलन देखने को आपको मिला। अब इस वजह से कह सकते हो कि लोगों के दिलों में जो बुझी हुई चिंगारी थी राष्ट्रवाद की, वो एक तरह से पैदा होने लगी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करा, आवाज उठाना आरंभ कर दिया। इसकी वजह से उन्होंने क्या करा, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए समय को बर्बाद नहीं करा उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने क्या करा, मार्शल लॉ को लागू करने से पहले उन्होंने रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया। अब ये कानून क्या था क्या नहीं था, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, इन तीनों बड़े आंदोलनों ने महात्मा गांधी को एक बड़े नेता के तौर पे पहचान दिलाई। कहा जाता है कि ये जो तीन आंदोलन थे, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन पर जुड़े हुए थे। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के आधार पर इस हथियार का इस्तेमाल करके उन्होंने जीत हासिल की थी, उसी तरह कह सकते हो भारत में अंग्रेजों से कह सकते हो जो मुठभेड़ किया, जो जीत हासिल की, उसमें सबसे बड़ा हाथ इन तीनों आंदोलनों का रहा। इस वजह से कह सकते हो महात्मा गांधी की एक फैन फॉलोइंग भारत के अंदर बनती हुई दिखने लगी। अब कोई मजबूरी होती थी तो हर कोई किसे याद करता था, महात्मा गांधी को याद करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों आंदोलन है, ये क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जो आंदोलन थे, इनका टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, जिन्होंने उनकी जिंदगी को बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल निशान था कि महात्मा गांधी की सोच में इन तीनों आंदोलनों ने ऐसा क्या बड़ा असर दिखाया। कहा जाता है इन तीनों आंदोलनों के बाद वो मिले एक अपने गुरु से, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई 1918 में। इससे पहले भी वो जानते थे, लेकिन उनकी ऑफिशियल, जिसे हम लोग मुलाकात कह सकते हैं, मन से उन्होंने इनको एक तरह से राजनीतिक गुरु मान लिया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे वो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल लीडर। उन्होंने सलाह दी कि यदि आप भारत को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 साल की भारत की यात्रा करनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने उनकी इस चीज को फॉलो किया
और भारत के कुछ हिस्सों में उन्होंने क्या करा, यात्रा की। तब उन्हें जाकर एहसास हुआ कि जिस भारत को वो छोड़कर गए थे वो भारत आज वैसा नहीं है, काफी ज्यादा बदला हुआ दिख रहा है। इस वजह से ध्यान रखें, महात्मा गांधी को गुस्सा वगैरह इस तरह की चीजें आ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत के लोगों की दिलों में कह सकते हो एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना या पैदा करना शुरू कर दिया, और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला कि बाकी जो लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। इस डर की वजह से उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने कह सकते हो कि रॉलक एक्ट को लागू किया। किसको लागू किया? रॉलक एक्ट को। ये एक्ट कब आया? ये आया 1919 में, फरवरी में। कब आया ये? फरवरी के 1919 में, 1919 में ये एक एक्ट आया। अब ये क्या था इसे नोट कर ले पहले, देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नोट कर लिया? अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं रॉलक एक्ट की। बेसिकली इस एक्ट की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? इस एक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसे भारतीय जो इतिहासकार या उस टाइम के स्थानीय लोकल नेता या बड़े नेता थे, उन्होंने इसको क्या कहा था? काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस कानून के तहत अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो ना इसमें कोई आप अपील कर सकते थे। अपील का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है तो आप उसके खिलाफ एक अपील याचिका दायर कर सकते हैं। ना ही कोई आप दलील दे सकते थे। दलील का मतलब क्या हो गया कि आप अपने प्रूफ के लिए कुछ कह सकते हो सबूत वगैरह देते हो या पूछते हो कि भैया किस कारण आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, ये सभी चीजें इसमें नहीं थी। इसके साथ साथ ना तो आप वकील कर सकते थे, यानी कह सकते हो कि न्याय पाने के लिए जो तीनों चीजें करनी पड़ती है, अपील, दलील, वकील, क्या कह रहा हूं मैं? अपील, दलील, वकील, इन तीनों को आप इस कानून के तहत नहीं कर सकते थे। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि यदि आप राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यदि सिपाहियों को ऐसा लगता है, जो सोल्जर्स है, जो सैनिक हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उस स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो संदेह के आधार पर, बेसिस ऑन डाउट के आधार पर आपके साथ क्या करेंगे? आपको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे, ना तो फिर आप कोई अपील कर पाओगे, ना तो कोई आप अपील कर पाओगे, ना ही कोई आप दलील दे पाओगे, और ना ही कोई वकील आप हायर कर पाओगे। इस तरह से ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, सिर्फ संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है आपको गिरफ्तार करके रखने की, वो लगभग 2 साल की होती है। कितने साल की होती है? 2 साल की। यानी आपको गिरफ्तार कब तक करके रखा जाएगा? 2 साल तक। अगर लगता है कि आप स्टेट के लिए अभी भी नुकसानदेह हो तो आपकी जो ये सजा है उसको बढ़ाया जा सकता है ताउम्र तक, टिल द डेथ। कब तक? जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। ओके, तो आपको समझ में आया कि रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट बहुत बड़ा कानून था। इस कानून के तहत वो क्या करना चाहते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठ रही थी उस आवाज को वो दबाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस एक्ट को लेकर आए। ये बेसिकली ध्यान रखें एक पनिशमेबल ऑफेंस था, यानी एक तरह से एक ऐसा एक्ट था जिसमें पनिशमेंट जो है बेसिकली सामने वाला देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, इसमें आपको हेल्पलेस एक तरह से बताया जाता है। तो रॉलेट एक्ट क्या कहता है? रॉलेट एक्ट क्लियर आप सुन लीजिए। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, और इस एक्ट के तहत ये है, ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, ना वकील हायर कर सकते हैं। आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, और कितने समय तक आपको मैक्सिमम रखा जा सकता है? 2 साल तक। यदि लगता है कि भैया स्टेट को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में टिल द डेथ, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप जेल में बंद रहोगे। इसके बाद अगर आपको लगता है
यानी सरकार को लगता है कि आपको छोड़ा जाना चाहिए, आपकी वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं। इस जब ये एक्ट आपको इम्प्लीमेंट हुआ, इस एक्ट को लाया गया भारत के अंदर, तो कहा जाता है हजारों की संख्या में जो भारतीय थे, भारतीय नेता हो या स्थानीय आम जनता हो, उनको नुकसान उठाना पड़ा। उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। ऐसे बहुत से लोग हुए जो एक तरह से लापता हो गए, किसी को भी नहीं मालूम चला कि वो कब और कहाँ चले गए, और वो जिंदा है या मर गए हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी इस कानून की वजह से। इसलिए भारतीय नेताओं ने इसे क्या कहा था, काला कानून कहा था, एक खतरनाक कानून। ओके, समझ गए? अब इसे नोट करें। नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्शल लॉ की। किसकी बात करते हैं? मार्शल लॉ की। ओके, लॉ मतलब लेना नहीं, कानून। ओके, तो इस तरह से ये जो मार्शल लॉ है आपका, ये बेसिकली क्यों लाया गया? ये रॉलेट एक्ट के जस्ट तुरंत बाद लाया गया था, मतलब जल्दी नहीं लाया गया था, कुछ टाइम के बाद लाया गया था। इसे लाने का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। जब रॉलेट एक्ट को लाया गया तो उसे एक काला कानून कहा गया। अब उसे हटाने के लिए उसका विरोध होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा, और ये प्रोटेस्ट इतने बड़े लेवल पे होने लगा, इसमें गांधी ने भी सपोर्ट किया। इसके साथ साथ कुछ लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, आम जनता का भी सपोर्ट मिला, और काफी बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट उभरने लगा। अब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं दोबारा 1857 वाली जो क्रांति थी, जो हालात थे, वो दोबारा पैदा ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या करा, बेहतर समझा कि भैया स्टेट की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कोई ना कोई कानून लेकर आना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या करा, मार्शल लॉ को लेकर आए। अब ये कौन सा कानून है? रॉलेट एक्ट तो समझ गए भैया, ये कौन सा कानून है, इसे लेकर आने का मेन पर्पस क्या है? जैसे आप देखते हो 1975 में एक एक्ट लगाया गया था, उसे आप लोगों ने क्या कहते हैं, इमरजेंसी आपातकाल के नाम से जानते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही मार्शल लॉ का भी इम्पैक्ट था। ये भी एक कर्फ्यू था, एक इमरजेंसी था। मार्शल लॉ क्या है? एक कर्फ्यू है। सॉरी, मार्शल लॉ क्या है? एक कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू में बेसिकली होता क्या है, एक तरह की इमरजेंसी, जहां स्टेट अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कानून लेकर आता है। इसमें अब क्या कहा जाता है? इसमें ये कहा जाता है कि आप बिना बात के बाहर नहीं निकल सकते। आप बिना बात के क्या नहीं निकल सकते? बाहर नहीं निकल सकते। आप समूह में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? समूह में नहीं रह सकते। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, हथियारों का इस्तेमाल, इस पर रोक लगा दी जाती है। इसके साथ अगर देखा जाए, ध्यान रखेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप बाहर निकलते हो तो आप ग्रुप में ना तो बाहर निकल सकते हो आप बिना विदाउट किसी रीजन, समूह में आप नहीं रह सकते, हथियारों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर सकते जिससे सरकार को नुकसान पहुंचे। किससे नुकसान पहुंचे? सरकार को नुकसान पहुंचे। यानी बेसिकली कहा जाता है कि इसके तहत आपके ऑलमोस्ट जितने भी राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उन सबको छीन लिया जाता है। कुछ समझ में आया आपको? मैं दोबारा समझा देता हूँ। मार्शल लॉ एक तरह का कर्फ्यू है, एक तरह की इमरजेंसी है। इसमें होता क्या है बेसिकली? इसमें ये होता है कि आप बिना पर्पस के, विदाउट एनी इमरजेंसी, बिना रीजन के आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप बाहर निकलते भी हो तो आपके हाथों में आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी वो जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे बेसिकली आप लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, इस तरह की चीज क्या होती है? आइडेंटिटी आपकी होती है, जो इस टाइम पीरियड में इस्तेमाल की जाती है। ओके, देन दूसरी चीज क्या है, आप समूह में नहीं रह सकते, समूह बना नहीं सकते, समूह में घूम नहीं सकते, इस तरह से, क्योंकि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए क्राउड का होना पाबंदी लगा दी जाती है।
ओके। हथियारों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हथियार का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली अगर आपने गलती से भी हथियार लेकर आप बाहर निकल गए तो शूट एंड साइड का ऑर्डर होता है, उस सिचुएशन में आपको गोली मार दी जाती है। ना ही आपसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही किसी पुलिस वाले पर अगर उसने मार भी दिया है। अगर जेन्युइन तौर पे आप चल रहे हो और आपने गलती से रुमाल अपने जेब से निकाला और पुलिस वालों को लगा कि आप कुछ गलत हरकत कर रहे हो और उसी टाइम पर उसने आपको गोली मार दी, तो उसके लिए कोई कोर्ट केस नहीं होगा। ना ही उससे ये पूछा जाएगा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिचुएशन कैसी थी, इमरजेंसी वाली, जहां पे शूट एंड साइड का ऑर्डर होता है। ओके। देन उसके बाद आपके जो जनरली अधिकार होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप सरकार से क्वेश्चन या फिर कह सकते हो अपने अधिकारों को बचा सकते हो, उस चीज को छीन ले जाते ताकि आप प्रोटेस्ट ना कर सको और आप एक हेल्पलेस व्यक्ति बन जाओ। ओके। तो इसका मेन पर्पस ये था। अब जैसे ही अब ये जो लागू हो चुका था इसकी जानकारी बेसिकली आपको मालूम है, जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, 1919 की बात कर रहे हैं। अब उस टाइम में आपको मालूम है कि कम्युनिकेशन जो स्प्रेडिंग थी, यानी जो संचार साधन हमारे पास थे वो काफी कम थे भी तो इतने स्लो थे कि आज की जो बातें हैं वो महीने भर बाद किसी के पास पहुंचती थी, पहुंचाने के तरीके भी आपके अलग अलग थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये कानून जो लागू था ये कह सकते हो शहरों को तो मालूम हो जाता था आसानी से, लेकिन गांव देहात के जो लोग थे उनको इस तरह की जानकारी नहीं मिलती थी। अब स्टेट की कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि भैया स्टेट की शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, इसलिए हमें इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब जैसे ही मार्शल लॉ लागू होता है तो पूरी एक कह सकते हो कि पूरे सोसाइटी की, पूरे स्टेट की जो कमांड है वो एक व्यक्ति के हाथों में दी जाती है जिसे आप जनरल डायर के नाम से जानते हैं। अब कहानी हमारी आगे बढ़ती है, इसे आप नोट कर लें, कर लिया होगा, पॉज करके कर लेना। अब बात किसकी करेंगे हम लोग, हम बात करेंगे उस घटना की जिसने भारतवासियों को दहलाकर रख दिया है, या कहें तो हिलाकर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। सुना होगा आपने। इसमें बेसिकली था क्या, जलियांवाला ये जो बाग था ये अमृतसर में स्थित था। कहाँ स्थित था, अमृतसर में। ओके। कहाँ स्थित था, अमृतसर में ये आपका स्थित था। क्लियर है। और अमृतसर में ये जो बाग था बेसिकली ये एक तरह का ऐसा बाग था जो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था। इसमें कह सकते हो कि आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही आपका गेट था जिसमें आप आ सकते थे और जा सकते थे। इसके बीच में एक कुआं था। क्या था, कुआं। ओके। और होता क्या है कि इसी टाइम पीरियड में बैसाखी का टाइम आ चुका था। आपको मालूम है कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गए, इनके लिए जो बैसाखी का टाइम होता है वो काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर नई नई फसलें आती हैं और पुरानी फसलों को काटा जाता है, तो किसान खुशी मना रहे होते, सेलिब्रेट कर रहे होते। तो एक ऐसा ही मेला कहाँ लगा हुआ था, इस बाग के अंदर लगा हुआ था जहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इसी बीच में इसकी जानकारी मिलती है कि कुछ लोग ग्रुप में क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसी ये जानकारी जनरल डायर को मिलती है वो क्या करते हैं, अपनी सेना के साथ आकर इस पूरे इलाके को एक तरह से घेर लेते हैं, अंदर घुसते हैं, अंदर भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लोगों को इस बात की जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मौज मस्ती में काफी ज्यादा खोए हुए थे। अब होता क्या है, अचानक से जनरल डायर क्या करता है, शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देता है। मतलब क्या है, गोली चलाने का आदेश दे देता है। अब वो जो राइफलें थी उसमें कह सकते हो गोलियां जितनी भरी हुई थी। अब कहा जाता है कि सैनिकों ने, जनरल डायर के जो सैनिक थे, सिपाही थे, उन्होंने तब तक
राइफल चलाई जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं होगी। जब गोलियां चलना स्टार्ट हुई, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हो गया। इस माहौल की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए कह सकते हो इधर उधर भागने लगे। उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, क्योंकि मेन गेट पे कौन खड़ा था? जनरल डायर। तो अब होता क्या है, इस कुएं के अंदर धीरे धीरे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे। देखते देखते, ध्यान रखिए, कुआं लाशों के ढेरों से भर गया। इस तरीके से कहा जाता है कि वहां पर हजारों की संख्या में लोगों का कत्लेआम होगा। और इसका जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर। लेकिन जब भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में ले जाया गया इस मुद्दे को, तो कोर्ट में जनरल डायर ने क्या कहा? स्टेट की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और लोगों के बीच में एक डर का माहौल, भय का माहौल पैदा करने के लिए ऐसा करना जरूरी था, और मैंने ऐसा किया, और ये स्टेट के भले के लिए किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत किया है। अब आपको मालूम, सरकार भी किसकी? अंग्रेजों की। कोर्ट भी किसका? अंग्रेजों की। जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो भी कौन? अंग्रेज। तो क्या आपको लगता है कि भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो जनरल डायर ने किया वो बिल्कुल सही किया। लेकिन भारतीय नेताओं को इसका जो गुस्सा था वो काफी ज्यादा था। अब ये जो बात थी, ये महात्मा गांधी के दिमाग में कह सकते हो एक तरह से घर कर गई। अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद वो होता है जिसकी उम्मीद अंग्रेजों को भी नहीं थी। महात्मा गांधी कई दिनों तक सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि भारत के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर सके, उनके बीच एकता पैदा कर सके, उनके मन में या उनके दिल में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जा सके। उसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, तो इससे पहले नोट कर लें आप। वैसे नोट करने वाली कोई चीज है नहीं, तो नोट मत करिए, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो एक आंदोलन था, वो आंदोलन अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? असहयोग आंदोलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, ये आंदोलन था क्या और कैसे शुरू हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया कि गांधी सोच रहे थे कि ऐसा क्या करना चाहिए, तो उनके दिमाग में एक विचार आया। विचार क्या आया कि देखा जाए तो भारत में भारतीयों की संख्या 100 है और अंग्रेजों की संख्या कितनी है? 10। उन्होंने अब सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 10 लोग हैं वो 100 लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी वजह है। अब उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया कि ध्यान रखिएगा कि ये 10 लोग अगर 100 लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती किसकी है? इन 100 लोगों की है। इनमें से कुछ लोग क्या कर रहे होंगे? इन लोगों की मदद कर रहे होंगे। इसको समझते हुए उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि हमें आजादी चाहिए, यदि हम जल्द से जल्द आजाद होना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों की मदद नहीं करनी होगी। ओके, तो इसी मोट उद्देश्य की वजह से, मोटिव की वजह से असहयोग आंदोलन को असंयोग, यानी हमें हेल्प नहीं करनी है किसी भी अंग्रेज की किसी भी तरीके से, यह आंदोलन 1919 में इन्होंने स्टार्ट किया। 1919 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। ये सिर्फ सोचा गया था इस टाइम पीरियड में। इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? सबकी सहमति से 1920 में। तो अगर कोई कहे असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। ओके, तो अब होता क्या है, ध्यान रखिए, इस आंदोलन की शुरुआत होते ही एक टाइम ऐसा लगा कि बहुत जल्द ही हम आजादी हासिल कर लेंगे और इसमें सोने में सुहागा। ये हुआ कि इसी टाइम पीरियड में कहा जाता है कि दूसरी तरफ एक और आंदोलन खड़ा हो चुका था जिसे कहा गया खिलाफत आंदोलन। क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। अब ये आंदोलन क्या था, ये पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाया गया था, पर मैं रिपीट कर देता हूँ।
ये बेसिकली जो आंदोलन था ये भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ था, क्योंकि उनके जो खलीफा थे उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा यूरोपियन कंट्री में एक तरह से बदतमीजी की गई थी। तो इस तरीके से कह सकते हो कि इनका जो मेन मोटो था, यानी मोटिव जिसे हम लोग कह सकते हैं, और इनका जो मोटिव था दोनों का क्या था, एक था। इसलिए होता क्या है कि गांधी ने सोचा क्यों ना इन दोनों आंदोलनों को एक साथ कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इस आंदोलन को एक तेजी मिलेगी और बहुत जल्दी हमें कह सकते हो आज़ादी मिल जाए, क्योंकि अंग्रेजों को जब दो तरफा हमला किया जाएगा, दो तरफा से जवाब मांगा जाएगा तो उनसे दिया नहीं जाएगा और वो कह सकते हो कि हार कर भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ तक ये कहानी आपको समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये गोरखपुर कौन है। जनरली तौर पे ज्यादातर बच्चे जानते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पर बेसिकली गांधी ने जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, उनके कुछ फॉलोअर, कहा जाता है कि जिस रास्ते से होते हुए जा रहे थे वो, जिस रास्ते से होते हुए वो जा रहे थे, उसके पास में एक था पुलिस स्टेशन। क्या था, पुलिस चौकी थी। ओके, पुलिस चौकी थी। यहाँ पर कुछ सिपाही रहा करते थे अपने हथियारों के साथ, ताकि इलाके को शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए। अब दूसरे गांव जाने के लिए, दूसरे गांव जाने के लिए कह सकते हो सिर्फ यही एक रास्ता था जिसकी वजह से, लेकिन इस बीच में क्या था, ये एक चौकी पड़ती थी। इस तरह से आप देखते हैं कि जब ये जा रहे थे तो यहाँ पर सैनिकों ने क्या करा, इनको रोका। और इसी बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच, इन दोनों का मतलब क्या, गांधी के फॉलोअर अनुयायी जो है और पुलिस चौकी में रहने वाले जो सिपाही थे उनके बीच एक तरह से आपसी मुठभेड़ होती है, जिसमें दोनों तरफ नुकसान होता है। और उस नुकसान की वजह से कहा जाता है कि जो गांधी की कह सकते हो एक सोच थी, वो आगे तो निकल गए फॉलोअर, लेकिन जब इसकी जानकारी गांधी को मिलती है, महात्मा गांधी को मिलती है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें काफी बुरा लगता है। उन्हें एक चोट लगता है कि उनके ही जो बच्चे हैं, जो उनके आदर्शों को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, आदर्श को मान रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं, उस आदर्श के खिलाफ जा रहे हैं। इस चीज का उन्हें काफी ज्यादा दुख था और वो ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहते थे जो कि हिंसा पर आधारित हो। दुख था, साथ में वो ऐसी आजादी भी नहीं चाहते थे जो कि हिंसा पर आधारित हो। किस पे आधारित हो, हिंसा पे। वो ये चाहते थे कि आजादी तो मिले, लेकिन बिना किसी खून खराबे के मिले। किसके मिले, बिना किसी खून खराबे के मिले। मतलब किसी तरह की किसी को जान ना जाए। अंग्रेज स्वेच्छानुसार अपनी इच्छा से क्या करे, भारत को छोड़कर चले जाएं। इस वजह से होता क्या है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने जो 1920 में आंदोलन स्टार्ट किया था, उन्हें 1920, 21 और 22 के बीच में उन्होंने क्या करा, उस आंदोलन को वापस ले लिया। क्या कर लिया, उसे वापस ले लिया। इस तरह से देखा जाता है कि चौरा चौरी कांड की वजह से आप देखते हैं गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। इस वजह से जो सोच थी कि भैया हम भारत को जल्दी ही आजाद करा लेंगे, वो एक तरह से रह गया। अब इस बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि
जल्द से जल्द आज़ादी पाने के लिए गांधी ने कहा था कि हमें अंग्रेजों की मदद नहीं करनी है। ये फैला क्यों, इसकी जो विस्तार थी इतनी जल्दी पॉपुलर कैसे हो गया? क्योंकि इसमें आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था। कहा जाता है कि इस आंदोलन में जितना पुरुषों ने योगदान दिया उससे ज्यादा महिलाओं ने भी योगदान दिया था। इस वजह से कहा जाता है कि इस आंदोलन की जो पहचान थी एक आम व्यक्ति के तौर पे देखने को मिली, और इसका एक्सपेंशन भी होने लगा क्योंकि गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को बढ़ाया जा रहा था। इसमें लोग क्या कर रहे थे, स्वदेशी को अपना रहे थे। धीरे धीरे ये होने लगा, लेकिन अचानक से ये असफल क्यों हुई? धीरे धीरे ये स्लो जो मूवमेंट था ये स्लो होने क्यों लगा? ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। ये इसलिए स्लो होने लगा क्योंकि यदि आप अपने घर का ज्यादातर इसमें जो मूवमेंट में शामिल लोग थे, ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग थे। अब या तो अपने घर को संभाले या इस आंदोलन को संभाले। तो आपको मालूम है कि एक व्यक्ति के लिए उसकी बेसिक नीड्स यानी सरवाइव करना, लाइफ की जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत की एक चीज होती है। इसलिए धीरे धीरे जो सपोर्टर्स थे धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। इस भावना की वजह से स्वदेशी की भावना भी पैदा हुई थी, लेकिन स्वदेशी को अपनाना थोड़ा सा कॉस्टली था। क्यों? क्योंकि हाथ से बनाई हुई चीजें टाइम ज्यादा लगता है और थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए लोगों ने क्या करा, ज्यादातर लोगों ने उसको शुरुआती दौर में तो अडॉप्ट किया, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि भैया एज ए इनकम हमारी है नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, स्वदेशी को धीरे धीरे करने लगे। और इसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, क्या आया, चौरा चौरी कांड। इस वजह से भी क्या हुआ, असहयोग आंदोलन असफल साबित हुआ। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है और उसके असफल होने के क्या कारण थे। तो आज की क्लास में आपने जो चीजें पढ़ी उसका एनसीईआरटी के चैप्टर से एक बार आप रिवीजन कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को आप इस क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में, और आने वाले जो अगले टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बड़े आंदोलन आपका इंतजार कर रहा है और उस आंदोलन की हम लोग बात करेंगे कि वो आंदोलन क्या है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, और उस आंदोलन ने भारत के लोगों के बीच में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको पैदा कैसे किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे, टाइम दे रहे होंगे, रिवीजन के साथ साथ आप एडिशन भी कर रहे होंगे। मतलब आज की क्लास तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे आप, और पिछली क्लास को भी आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।